नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें अपना क्वेश्चन बैंक वाला जो अगला पार्ट है ना ये। और इस अगले पार्ट में देखो, क्वेश्चन बैंक वाले पार्ट में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, जिसको बोलते हैं विद्युत रसायन, है ना। और इस विद्युत रसायन के अंदर हमने यहाँ तक 13 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ऊपर ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह है ना, और फिलिंग द ब्लैंक वगैरह है, वो सारी हम इसमें कर लिए। इसके बाद अपन 13 तक हो गए। इसके बाद देखो अपना 14वां पर्सन यहाँ से अपने को स्टार्ट करना आज। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आएंगे एग्जाम के लिए। और एग्जाम में आगे वाले पार्ट में से 1-2% 100% 101% आएंगे। और अगर इस चैप्टर में जो पर्सन मैं करवा रहा हूं ना, अगर ये इतने पर्सन कर लोगे ना, इससे बाहर एक लाइन भी नहीं आएगी एग्जाम में। अब देखो अपना अगला पर्सन क्या है, समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल का बनता है। यह आज लिखा हुआ, या फिर यह आज पर्सन की लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि समझाइए, है ना। गिव द मैकेनिज्म ऑफ रस्ट फॉर्मिंग, यानी जंग लगने की क्रियाविधि समझाइए, ये आ जाए। या लोहे पर जंग कैसे लगता है समझाइए। या जो संक्षारण क्या है, संक्षारण की क्रियाविधि समझाइए। ऐसे कुछ भी आ जाए तो उसमें आपको ये लिखना है जो अभी लिख रहा हूं मैं। और अगर ये आ जाए ना संक्षारण यानी कोरोजन क्या है, व्हाट इज कोरोजन, संक्षारण क्या है, तब क्या लिखेंगे कि अधिक क्रियाशील धातुएं, हाई रिएक्टिव मेटल, अधिक क्रियाशील धातुएं वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, जो कि इस धातु से निरंतर अलग होती रहती है और धातु के टूटती रहती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण यानी कोरोजन ऑफ मेटल कहा जाता है। ये लिखना है 2 लाइन, ठीक है ना। जैसे लोहे पर लाल भूरे रंग का जंग लगता है ना। चांदी पर काले रंग का जंग लगता है, ऐसे लिखना है। तांबे पर हरे रंग का जंग लगता है, एग्जाम्पल लिख दोगे आप। अगर संक्षारण क्या है यह आ जाए तब ये लिखना है। और अगर यह आ जाए संक्षारण की क्रियाविधि समझाइए, पूरा एक साथ कभी नहीं आएगा। अगर बड़ा प्रश्न आएगा ना तो उसमें अलग अलग पार्ट कर देंगे, 1 2 3। संक्षारण क्या है, संक्षारण की क्रियाविधि लिखिए, संक्षारण की रोकथाम के उपाय बताइए। और जब लोहे पर जंग लगे ना, इसकी रोकथाम के उपाय पूछ ले तो आप उपाय पता ही, आप रात दिन करते हैं लोहे के ऊपर क्या हम पेंट कर देते हैं। क्या करेंगे, धातु पर पेंट करके संक्षारण को रोक सकते हैं। लोहे के ऊपर क्या हम ग्रीस लगा देते हैं या कोई ऑयल लगा देते हैं, तो क्या करेंगे, लोहे पर ग्रीस या ऑयल की परत लगाकर संक्षारण को रोक सकते हैं, ये बोल सकते हो, ठीक है ना। या फिर यूं बोल सकते हो कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोक सकते हैं, जिसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या बोल सकते हो। ये क्या है, संक्षारण की रोकथाम के उपाय, ये बता सकते हो आप। अब हमारा क्या है, या लोहे पर जंग लगना, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके दौरान सेल बनता है, ये समझाना है। और सेल के अंदर हमेशा एक एनोड और एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ लोहे पर जंग लगेगा ना, तब एक बनेगा कैथोड और एक बनेगा एनोड। कैसे बनेगा वो देखना है। अब देखो यहाँ पर इस तरह से लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि समझानी है। देखो क्रियाविधि कैसे, इस तरह से, जैसे ये देखो, जैसे ये जल की बूंद है ना, जैसे बना रहा हूं, ये क्या, जैसे जल की बूंद है, इस तरह से। ये क्या है, जल की बूंद है। ये क्या है, लोहे की सतह पर आगे गिर गई, नमी आगे गिर गई। अब इस जल की बूंद में क्या लिखना है, इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, जल तो है ही, H2O। इसके अंदर इसके अलावा H2 गैस भी है और O2 गैस भी इसके अंदर है, वो देखना है। हेलो, हाँ हाँ, सीधा स्कूल से आऊँ, ठीक है। तो देखो जल, फिर यहाँ H2 इसके अंदर, इसी के अंदर क्या है, H2 के साथ CO2 गैस भी घुली रहती है। इसलिए बोलते हैं ना कि शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल, या कहते हैं समुद्री जल में संक्षारण क्या होता है, ज्यादा। तो उस जल में क्या CO2 गैस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए संक्षारण क्या लगता है, ज्यादा होता है। इसमें O2 गैस भी है ना, कुछ मात्रा, जैसे H2 गैस भी है, इस तरह से ये गैसें घुली है जल के अंदर। और ये क्या है, लोहे की सतह, ये क्या है, लोहा है यहाँ। इस लोहे के ऊपर क्या है, ये जल की बूंद लगी हुई है यहाँ इस लोहे के ऊपर। अब देखो कैसे लिखो क्रियाविधि में, क्रियाविधि में क्या लिखना है, इस तरह से ये बोल देंगे कि लोहे की सतह पर जल है, तो यानी यहाँ इस तरह से H2 + O2,
इससे क्या बने 2H2O बने इस तरह से यू। और अब H2O है ना जल, ये H2 क्या करेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये घुली हुई है, इससे रिएक्शन करेगा तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया ये। और ये एसिड है, ये जल के अंदर आयनित रहेगा, ये H2CO3 फूटेगा, ये क्या बन जाएगा 2H प्लस और CO3 -2 बन जाएगा। तो 2H प्लस बन गई H प्लस आयन। अब यहां से क्या है संक्षारण स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब संक्षारण के दौरान लोहे की सतह है ना, ये एनोड के रूप में काम करती है, लोहे वाली सतह, लोहे की सतह है ये एज ए एनोड, एनोड के रूप में काम करेगी। अब एनोड के रूप में काम करेगी तो एनोड होता है ना, तो एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो Fe है ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकालेगा तो Fe+2 साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो Fe+2 करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 Fe लिख दिया मैंने ताकि संतुलित करने के लिए आगे, इसलिए 2 लिख दिया तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2Fe+2 हो गया। अब देखो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अब इस वाटर मॉलिक्यूल में O2 गैस है, तो O2 प्लस क्या बने H प्लस आयन, तो 4 H प्लस आयन ले ले, और यहां से निकले 4 इलेक्ट्रॉन एनोड वाले वो ले ले, यहाँ क्या बन गया H2O का निर्माण हो गया। दोनों को जोड़ दे एनोड प्लस कैथोड वाली रिएक्शन, ये और 4 इलेक्ट्रॉन 4 क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचा इधर 2Fe, फिर यहाँ O2 4H प्लस ये बच गए, फिर आगे क्या बचा है 2Fe+2, फिर 2H2O बच गया, ये रिएक्शन होगी। ये क्या है पूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन होगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये नेट सेल रिएक्शन पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। अब Fe+2 बना है ना ये, और वाटर मॉलिक्यूल बने, इसके साथ रिएक्शन करेगा और O2 के साथ, और इस दौरान क्या बनेगा फिर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का निर्माण, वापस H प्लस वापस बन गए, वापस फिर वो वापस आगे ऊपर जाके भाग लेंगे, रिएक्शन चलती रहेगी। अब ये बनाना Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे 3H2O या कह दे XH2O, और इससे क्या है किसको बोलते हैं रस्ट या जंग, ये जंग का सूत्र है, इसका ये जंग या रस्ट का फॉर्मूला हो गया ये। तो Fe2O3 डॉट 3H2O लिखा हुआ जाए या डॉट XH2O लिखा हुआ जाए, तब क्या है इसको रस्ट या जंग बोलते हैं। इस जंग लग गया किस पर, लोहे की सतह पर जंग का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जंग का निर्माण करना आपको, और यहाँ पर फिर नीचे क्या लिखना है कि लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि के दौरान एनोड, लोहे की सतह एनोड के रूप में, और जल की बूंद है वो कैथोड के रूप में काम करती है, इसलिए लोहे पर जंग लगने के दौरान गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। किसका होता है, गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है लोहे पर जंग लगने के दौरान। फिर आपको ये रिएक्शन लिख देनी है ऐसे, तो ये मैकेनिज्म है किस पर, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि है, ये आप थोड़ी सी आपको लिखनी है, अगर आ जाए तो लिख लोगे ना, ये लिखना है इतना बस। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है कि शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाइए और एनोड व कैथोड की अभिक्रिया लिखिए। ड्राई सेल है ना, ड्राई सेल का क्या करना है डायग्राम बनाना है ना, नामांकित यानी इसका नाम लिखते हुए डायग्राम बनाना है, और एनोड व और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, ये लिखना है। अब देखो कैसे, इस तरह से ड्राई सेल शुष्क सेल, ये लिख दूं मैं ड्राई सेल या शुष्क सेल, यानी शुष्क सेल, और इंपॉर्टेंट है ये शुष्क सेल। अब देखो शुष्क सेल में हमें क्या करना है वो थोड़ा देखना है, इस तरह से शुष्क सेल में इस तरह से आपको एक तो डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के अंदर देखो यू थोड़ा सा ऐसे एक, और शुष्क सेल जहां जाए ना वहां थोड़ा सा ये ध्यान रखो आप कि जैसे अपने घरों में जैसे रेडियो वगैरह में डालते हैं ना सेल, बड़े वाले सेल डालते थे, 2 सेल डलते थे रेडियो के अंदर, बड़े वाले मोटे वाले सेल, जिसके ऊपर लिखा होता निप्पो, मोटे वाला सेल, वो क्या ड्राई सेल या शुष्क सेल है, उसका हमें डायग्राम बनाना है। उसको कभी आपने तोड़ के देखा होगा, अंदर आपके हाथ काले हो गए थे उस दौरान, तो वो सारा क्या है निप्पो वाले या ड्राई सेल है ये। और ये इस तरह से देखो यूं, यूं, ठीक है। और फिर नीचे भी ऐसे आप बना सकते हो, बनाना चाहे तो, लेकिन फिर भी ऊपर वाला देख लो एक बार।
देखो यूं, इस तरह से। और इसके अंदर जो है ना, बीच में यहां एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है। यूं, कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये। किसका है? कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा बीच में ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ना, ये एक पित्तल की टोपी लगी रहती है। ये पित्तल की टोपी, पीले से रंग, इसलिए पीला कर दिया मैंने। पित्तल की टोपी लगी हुई है। और ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ इलेक्ट्रोड है ये कार्बन ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो है ना, इस तरह से इसके चारों तरफ यूं काला सा चूर्ण भर के रखते हैं। ये चारों तरफ है ना, काला सा चूर्ण भर के रखते हैं इसे। इस तरह से इसके अंदर है ना, ये ब्लैक चूर्ण है ये। इसके अंदर क्या है? यूं ब्लैक पाउडर भरा हुआ है MnO2 का। ये ब्लैक पाउडर है। काला चूर्ण भरा हुआ है इस तरह से। ये काला चूर्ण भरा हुआ है। और अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखनी थोड़ी सी। तो देखो, ये तो क्या है? पित्तल की टोपी। पित्तल की टोपी। और इसके चारों तरफ है ना, पतला सा कागज लगा हुआ है। कागज का आवरण है ये, इस तरह से। और ये है ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट की छड़ ये है। और ये भरा हुआ है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण, काला चूर्ण है ये भरा हुआ है। और इसके चारों तरफ जो है ना, यहाँ पर भरा हुआ है विद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना है, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में। तब याद रखना, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। किसके रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। और ये क्या है? बाहर की तरफ कागज का आवरण लगा हुआ है। ये कागज का आवरण। और इस कागज के आवरण के अंदर पात्र है कि ये पात्र बना हुआ है। ये पात्र, ये किसका है? ये जिंक का पात्र है। क्या है? जिंक का पात्र है ये। और ये जिंक का पात्र जो है ना, ये काम करता है एज ए एनोड। किस रूप में? एज ए एनोड। और ये पूरा है ना, विद्युत अपघट्य और ग्रेफाइट की छड़ ये काम करती है एज ए कैथोड। ग्रेफाइट की छड़ कैथोड के रूप में काम करती है। ये इसका डायग्राम आपको याद रखना है। ये किसका? ड्राई सेल या शुष्क सेल का। अब इसमें रिएक्शन है, और रिएक्शन में देखो इस तरह से एनोड वाली क्रिया। और एनोड पर क्या होगा? जिंक है, तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या बना देगा? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ऐसे। Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकाल देगा ये एनोड की क्रिया। कैथोड में क्या होगा? कैथोड में अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है ये अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये NH4+, ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एनोड वाले। और इससे क्या बनेगा? 2 बन जाएगी अमोनिया प्लस साथ में H2 गैस का निष्कासन हो गया। अब देखो, इस सेल अभिक्रिया को जोड़ू अगर मैं, पूरे सेल की रिएक्शन आ जाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कैंसिल हो गए, ये कट गए। तो ऊपर क्या बचा है? Zn। नीचे वाले में क्या बचा है? तो कैथोड से 2NH4+,
है ना। और इससे क्या बन गया, Zn+2, साथ में क्या निकल गया 2NH3 प्लस क्या निकल गया H2। ये क्या आ गई, पूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई। ये क्या आ गई, नेट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया किसकी, शुष्क सेल की आ गई। और इस सेल के दौरान देखो, सेल अभिक्रिया के दौरान Zn+2 बनाए, अमोनिया बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है, होगा क्या, यहाँ पर Zn+2 है ना, ये क्या करेगा, बनी हुई अमोनिया है, इस अमोनिया को ले लेगा ये, और क्या कर देगा, इसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर देगा। इसे क्या बना देगा, सहसंयोजक यौगिक बना देगा इसे। अमोनिया अलग हो गई, H2 बनी है, ये क्या करेगा, MnO2 कार्बन का चूर्ण है, ये H2 गैस को ले लेता है, लेके बना देगा यूं, इस तरह से कंपाउंड बना देगा ये यूं। तो यहां से हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, हट गई। अगर ये हाइड्रोजन अमोनिया नहीं हटाएंगे तो अंदर गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, सेल अभिक्रिया में गैस बनती जाएगी, धीरे सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसको फटने से बचाने के लिए अमोनिया और H2 गैस को अलग करना है, और इनको अलग करने के लिए फिर Zn+2 आयन अमोनिया को अलग कर देगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक बना दिया, और H2 गैस है ये MnO2 ले लेगा, लेके ये बना देगा। H2 अलग होगी, अमोनिया अलग होगी, सेल चलता रहेगा और सेल अभिक्रिया चलती रहेगी, और सेल हमें लाइट देता रहेगा। और इस सेल से लगभग कितना, 1.5 वोल्ट, याद रखना निप्पो वाले सेल के ऊपर लिखा हुआ आता है 1.5 वोल्ट। तो इस शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 1.5 वोल्ट होता है। तो आपको डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को देख के इस डायग्राम के बारे में 5-4 आप लाइन लिख सकते हो। फिर इसकी सेल अभिक्रिया लिखनी है, सेल अभिक्रिया लिखने के बाद, सेल अभिक्रिया के बाद ये लिखना है अमोनिया का H2 को अलग करने का तरीका, फिर लिखना है इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 1.5 वोल्ट होता है। कितना, 1.5 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है ना, इतना लिखना है बस। उसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, 298 केल्विन पर निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट समीकरण लिखिए और इसका विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए, सेल दे रखा है ना, इसके लिए नष्ट समीकरण लिखनी है। अब देखो नष्ट समीकरण कैसे लिखोगे, इस तरह से। तो एक तो देखो सेल अभिक्रिया, तो सेल अभिक्रिया में देखो, सेल डायग्राम में देखो क्या लिखा है, Cr से Cr+3 0.1 m, फिर Fe+2 से Fe, इसका मतलब ये बना हुआ है, ये पहले, ये वाला भाग क्या है, ये तो क्या है एनोड, और ये वाला भाग क्या है कैथोड है। तो ये एनोड और ये क्या है कैथोड, इसका मतलब Cr करेगा एनोड के रूप में काम और Fe+2 करेगा कैथोड के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करना हमें, पहले देखो ऐसे, पहले इसकी लिखनी है हमें सेल अभिक्रिया, और सेल अभिक्रिया में देखो एनोड लिखेंगे और कैथोड। तो एनोड पर क्या है क्रोमियम, तो एनोड वाला पार्ट, एनोड में क्या है Cr, क्रोमियम क्या करेगा Cr+3 बना रहा है, क्या ले रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। और इधर Fe, और Fe वाले में क्या है, Fe+2 से क्या बन रहा है Fe बन रहा है। तो कैथोड वाले में क्या है, इस तरह से कैथोड, कैथोड, और कैथोड में क्या है Fe से क्या बन रहा है Fe+2 और 2 ये सॉरी Fe इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा Fe बना देगा। ये कैथोड वाली अभिक्रिया। अब अगर इनको जोड़ना है ना, दोनों रिएक्शन को हमें संतुलित करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर दो। इसका मतलब यूं कह दूं मैं कि यहां 2 और यहां 2, या कितने बनेंगे इलेक्ट्रॉन 6 बन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। फिर यहां देखो 3, फिर यहां 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 बन गए। अब संतुलित हो गई ना, अब इनको काट दो, ये से ये कट गया, अब जोड़ दो 2Cr+3Fe+3, ये +2, इससे क्या बन गया 2Cr+3 और +3Fe, और इसके लिखनी है नष्ट समीकरण। अब ये क्रियाकार के उत्पाद और नष्ट समीकरण कैसे लिखते हैं, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। अब n कितने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 6, 6 log 10। अब यहाँ उत्पाद, उत्पाद में ये और आपको पता है ठोस हो ना सॉलिड, उसके लिए एक्टिविटी एक होती है, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये लिखोगे बस Cr+3 लिखनी है हमें, इसकी सांद्रता की घात 2 नीचे उत्पाद। अब ये क्रियाकारक, इसमें ये ठोस है,
इसको छोड़ देंगे तो इसको लेना है, क्या बन गया Fe+2 इसकी पावर 3। ये तो क्या आ गई इसकी नष्ट समीकरण आ गई, क्या आ गई इसकी नष्ट समीकरण आ गई। अब क्या करना हमें, ये पूछा है इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब Cr की सांद्रता 0.1 और Cr ये Fe की 0.01 है और इनके अपचयन विभव के मान दे रखे हैं। इसके लिए पहले हमें क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका मान निकालना है और इसका मान निकालने के लिए हमें दो मान दे रखे हैं। देखो Cr का दे रखा है 0.75 माइनस में और Fe का दे रखा है -0.45, दोनों का अपचयन विभव। तो देखो ऐसे क्या लिखते हैं कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखते हो, ऐसे ऐसे इस तरह से लिख देंगे। तो E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर, अब कैथोड वाला कौन सा है, कैथोड वाला Fe और Fe का मान कितना है, देखो यहाँ Fe का कितना 0.45, यहाँ 0.45 Fe का, तो -0.45, फिर माइनस कितना है Cr का 0, ये Cr का है 0.75 -0.75 है Cr का, तो Cr का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे -0.75, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो E0 सेल बराबर -0.45 प्लस 0.75 हो गया, तो क्या बच गया E0 सेल का मान क्या आ गया 30 आ गया ना ये, तो प्लस क्या आ गया 0.30 वोल्ट, इतना आ गया E0 सेल का मान, ये हमने निकाल लिया। अब E0 सेल का मान अपने पास है, सेल का निकालना विद्युत वाहक बल E सेल बराबर, तो ये हमने नष्ट समीकरण लिख दिया एक, तो फिर हमें विद्युत वाहक बल निकालना, तो पहले ये मानक का निकाल लिया, निकालने के बाद इसका मान 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 log A 10। अब Cr की सांद्रता कितनी है, देखो यहाँ Cr की 0.1 और Fe प्लस 0.01, तो देखो ऐसे लिख देंगे Cr में क्या है 0.1 की पावर 2 और नीचे यहाँ 0.01 की पावर कितनी है 3 है ना इसकी देखो इसके 3, तो ये 3 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो आप, है ना, log 10 इसको सोल्व कर लो, 2 से गुणा करके इसको 3 से करके सोल्व कर को log 10 का जो वैल्यू जो आ जाएगी उसको रख के इस गुणा भाग करके उत्तर जो आए ना उसमें से घटा देना, तो क्या आएगा सेल का क्या आ जाएगा विद्युत वाहक बल। इसको आगे आपको सोल्व कर लेना, ये सोल्व करने का तरीका है। तो हमें क्या है, एक तो इसके लिए नष्ट समीकरण लिखनी है, इसके लिए आपको एनोड और कैथोड दे रखे सेल आरेख में, सेल डायग्राम एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख ली, लिख के पूर्ण सेल अभिक्रिया, इस पूर्ण सेल अभिक्रिया से हमने लिख लिया नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण में E0 सेल का मान निकालने के लिए हमें दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे, वो दे रखे, तो E सेल बराबर कैथोड माइनस ए एनोड, ये फॉर्मूला होता है। कैथोड का मान दे रखा है, एनोड दे रखा है, रख के हमने E0 सेल का मान निकाल लिया, E0 सेल का मान यहाँ रख दिया, रख के ये है log 10 है इसकी सांद्रता बटे इसकी, ये दे रखी है हमें सेल आरेख में, इसका 0.1 दे रखा है, इसको 0.01 दे रखा है, रख के गुणा भाग उत्तर निकालना बस। ये सेल का क्या आ जाएगा विद्युत वाहक बल आ जाएगा, इसको आप निकाल के आगे देखना, सोल्व करके देखना, ठीक है, ज्यादा इतनी है नहीं हार्ड। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या देखो, अगले क्वेश्चन में सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी सेल अभिक्रिया लिखिए। सीसा संचायक सेल है ना, उसका हमें डायग्राम बनाना है और इसकी सेल अभिक्रिया लिखनी है। देखो कैसे, इस तरह से लिखें, यानी सीसा संचायक सेल मतलब लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल जिसको बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल। तो कैसे बनाओगे, देखो इस तरह से, लेड स्टोरेज सेल पात्र है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, है ना, और इन इलेक्ट्रोड के बीच बीच में है ना भरे, क्या भरते हैं देखो वो देखना है। सीसा संचायक सेल में इन 2 इलेक्ट्रोड है ना, एक इलेक्ट्रोड में देखो यहाँ इस इलेक्ट्रोड में पीबी और एसबी, पीबी एंटीमनी, पीबी एसबी, तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या है लेड और एंटीमनी की बनी हुई, पीबी एसबी, ऐसे दिख रहा है ना थोड़ा, पीबी एसबी लिख रहा हूं मैं, पीबी एसबी
लेड एंटीमनी के बने इलेक्ट्रोड है दोनों ही ऐसे, एक एक खाली छोड़ के लिखना है, एक खाना खाली छोड़ के, पीबीएसबी ऐसे, लेड एंटीमनी के बने इलेक्ट्रोड है पीबीएसबी इस तरह से। अब एक इलेक्ट्रोड के बीच में है ना, बीच बीच में यहां भरा हुआ है पीबीओ2 ऐसे, पीबीओ2 पीबीओ2 इस तरह से एक इलेक्ट्रोड के बीच बीच में, और एक के बीच में भरा ये, इसको थोड़ा इधर वाले में भर दे इनको को, एक इलेक्ट्रोड के बीच में पीबी भर, इधर भर दे पीबी, उधर भर देंगे पीबीओ2, ये पीबी भर दिया, और एक के बीच में भरा है पीबीओ2 इस तरह से, पीबीओ2 भरा हुआ है। और जिस इलेक्ट्रोड के बीच में पीबी भरा है ना, वो काम करता है एज ए एनोड, एनोड के रूप में काम करता है। जिसके बीच में पीबीओ2 भरा है वो काम करता है कैथोड के रूप में, किसके रूप में, कैथोड के रूप में। और ये इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं, डुबो के रखते हैं, घरों में काम में लेते हैं ना, बैटरी वगैरह, हम कोई इन्वर्टर वगैरह बैटरी काम में लेते हैं, वो सीसा संचायक बैटरी है। वो बैटरी किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना तो क्या बनती है, बैटरी बन जाती है। तो ऐसे ऐसे 5 से 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 10 से 12 वोल्ट लाइट प्राप्त करते हैं, और एक सेल से बनती है, यहाँ वोल्टमीटर लगा देंगे, कितनी लाइट आती है इससे, 2 वोल्ट प्राप्त होती है। इसका मतलब सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है। अब देखो यहाँ पर इसके बीच में भरा हुआ यहाँ H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ यहाँ विद्युत अपघट्य के रूप में, और इसकी डेंसिटी है वो 38%। क्या है, इसका घनत्व कितना है, 38% घनत्व का H2SO4 का विलयन। तो याद रखना, सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा अम्ल काम में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है। ये तो सेल है, याद रखना है। और सेल में इलेक्ट्रोड बने हैं, लेड और एंटीमनी के बने इलेक्ट्रोड दोनों, एक इलेक्ट्रोड के बीच में पीबी भरा हुआ है, पीबी जो एनोड के रूप में काम करता है, एक इलेक्ट्रोड के बीच में पीबीओ2 भरा है जो कैथोड के रूप में काम करता है, दोनों को डुबो देते हैं H2SO4 के विलयन में। अब देखो एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर क्या है, पीबी है, तो पीबी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यूं पीबी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, पीबी+2 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पीबी+2 क्या हो गया, सॉल्यूशन में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इस तार से कैथोड की तरफ, और पीबी+2 आते विलयन में क्या H2SO4 है, और H2SO4 में सल्फेट आयन है, क्या करेगा ये सल्फेट पीबी+2 को ले लेगा, ये सल्फेट आयन इस तरह से क्या बन गया, PbSO4 बन गया, लेड सल्फेट। ये ठोस है सॉलिड, और ये क्या है, एनोड है ना, इस एनोड के ऊपर आके जमा हो जाएगा, तो यहाँ रिएक्शन चलेगी ना, यहाँ से लेड पूरा निकल निकल के लेड सल्फेट के रूप में एनोड के ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। और ये एनोड की अभिक्रिया, जोड़ दो, जो कट रहा है वो काट दो, बाकी को छोड़ दो। क्या कट रहा है, Pb+2 कट रहा है, कट दिया हमने, तो क्या बचा, Pb बच गया प्लस SO4-2 बच गया, इससे क्या बन गया, लेड सल्फेट बन गया जो सॉलिड है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए। ये क्या आ गई, एनोड की रिएक्शन। ये किसकी आ गई, ये एनोड की अभिक्रिया मैंने पूरी करके बताई है, वैसे आपकी किताब में ये लिखी हुई कितनी, बस इसको मैंने पूरा करके बताया ये, ठीक है ना। अब लेड सल्फेट बना है, ये एनोड के ऊपर यहाँ पर धीरे क्या होगा, यहाँ उसके ऊपर जमा हो जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर जमा होता चला जाएगा इस तरह से। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन आए, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ PbO2 है, तो कैथोड पर रिएक्शन कौन से होगी, कैथोड। अब देखो कैथोड में क्या है, PbO2 है, इसको तोड़ दें, अब O पे चार्ज -2 होता है, तो 2 पर -4 तो +4 यहाँ, और 2O-2 बच गए। अब Pb+4 बना है ना, ये Pb+4 क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एनोड वाले, एनोड से आए हैं, ये बन जाएगा Pb+2। अब Pb+2 बनते ही है ना, +2 बनते ही क्या हो गया, वापस ये सॉल्यूशन में आएगा, सल्फेट आए नई विलयन में, उस रिएक्शन करेगा, PbSO4 बना लेगा, क्या बना देगा, लेड सल्फेट, जो कि क्या है, सॉलिड है। और O-2 है ना, ये क्या करेंगे, इस विलयन में क्या H+ आयन है ना, H+ आयन, अब कितने हैं, 4 H+ आयन ले लेंगे, ये लेके क्या बना देंगे, 2H2O जल का निर्माण कर देंगे। इसको जोड़ दो, अब ये कैथोड की पूरी रिएक्शन आ जाएगी, किसकी, कैथोड वाली अभिक्रिया। अब +4 ही कट गया, और +2 भी कट गया, है ना, O-2 भी क्या हो गया, ये कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, बस। अब देखो कैथोड से PbO2 प्लस विलयन से सल्फेट -2 प्लस 4H प्लस, एनोड से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन,
ये क्रिया करें, क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, PbSO4 बन गया प्लस 2H2O, जल का निर्माण हो गया। ये क्या आ गई, कैथोड की रिएक्शन आ गई, एनोड की रिएक्शन आ गई, कैथोड की आ गई। और एनोड और कैथोड दोनों के दौरान क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा, जो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर धीरे धीरे क्या इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इस विलयन से सल्फेट आयन है H प्लस है, ये जल के रूप में और लेड सल्फेट के रूप में इसके इकट्ठा हो गए और इस विलयन में जल आना शुरू हो गया। देखो लास्ट में H2O बड़ा है, और जल आने से ये धीरे धीरे क्या तन्नु हो जाएगा डाइल्यूट, और यहाँ से पूरा H2SO4 है वो लेड सल्फेट के रूप में इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इसके दौरान 2 वोल्ट लाइट हमें मिलेगी। और जब पूरा H2SO4 काम में आ जाएगा ना, फिर क्या है, अब यहाँ इसमें विद्युत अपघटन नहीं बचा, और नहीं बचा तो सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो हम करते हैं सेल क्या हो गया, डिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इसको वापस लगाएंगे लाइट में, लाइट में लगाई उल्टी डायरेक्शन होगी, सारी उल्टी डायरेक्शन उल्टी होगी, उल्टी होगी तो एनोड पर क्या बनेगा, पीबी, कैथोड पर क्या बनेगा, PbO2 बनेगा, वापस क्या बनेगा, H2SO4 का निर्माण। तो एनोड चला जाएगा पीबी एनोड पर, कैथोड पर चला जाएगा PbO2, विलीन वापस क्या आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। तो अगर लिखे हम इस पूरे सेल की, लिखे सेल अभिक्रिया, तो एनोड की कौन सी है, देखो एनोड और कैथोड दोनों जोड़ दे। अब देखो एनोड से पीबी, कैथोड से PbO2, जो कट रहा है वो काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे बस, ये दोनों, ठीक है ना। अब इधर क्या है, 2 सल्फेट हो गए और साथ में क्या हो गए, 4H प्लस आयन हो गए ये, और 2 इलेक्ट्रॉन कट गए आपस में। और इस इधर क्या बनेगा, लेड सल्फेट PbSO4, कितने बनेंगे, 2, 2 बन गए ना, एक ये और एक ये वाला, 2 क्या बन गए, H2O। ये पूरे सेल की अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब है कि एनोड से Pb, कैथोड से PbO2, विलियन से H प्लस और सल्फेट आयन ये वाला क्रिया करके लेड सल्फेट बनाएंगे, जो एनोड और कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, विलियन में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा, पूरा सॉल्यूशन में जल हो जाएगा। जब ये पूरा काम में आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तब सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट, इसमें कोई सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बचा, तो ये सेल क्या हो गया, डिस हो गया, कहते हैं इसको डिस्चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। फिर इसको तो यानी ये रिएक्शन चल रही है ना, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, निरावेशित करने वाली अभिक्रिया क्या है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। क्या है ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। तो अगर आ जाए ना, सीसा संचयक सेल की डिस्चार्जिंग या निरावेशित अभिक्रिया लिखो तो आप ये लिखनी है डिस्चार्जिंग, और उल्टी कर दें इसको, ये हो जाएगी चार्जिंग। ये क्या है, ये चार्जिंग वाली रिएक्शन है। चार्जिंग में पहले ये लिख के उसके बाद ये क्रिया करेंगे, इससे क्या बनेगा, H प्लस सल्फेट PbO2, पीबी ये चला जाएगा एनोड पर, ये जाएगा कैथोड पर, ये वापस कहाँ गया, सॉल्यूशन में आ गया, विलियन में। यहाँ फिर वापस क्या हो जाएगा, चार्ज। डिस्चार्जिंग वाली, ये इधर चार्जिंग वाली, याद रखनी है। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं, सीसा संचायक सेल की डिस्चार्जिंग अभिक्रिया लिखिए, सीसा संचायक सेल की चार्जिंग अभिक्रिया लिखिए। डिस्चार्जिंग तो इधर लिखनी है, चार्जिंग पहले लिख के उसके बाद ये उल्टा करना है, ये करना है बस। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। क्या होता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 2 वोल्ट होता है, ध्यान रखना है। और कई बार पूछते हैं सीसा संचायक सेल है ना, इसकी विशेषताएं बताइए। विशेषता में क्या लिखोगे, इसकी क्षमता ज्यादा होती है, 2 वोल्ट है, इस सेल की क्षमता अधिक है। दूसरी बात ये है कि ये सेल जो है ना, इसको बार बार चार्ज करके हम इसको बार बार काम में ले सकते हैं। ये नहीं कि एक बार पूरा डिस होने के बाद उसको फेंकना पड़े, सेल एक बार काम में आ गया उसके बाद वापस चार्ज नहीं हो सकता, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब इसको बार बार चार्ज करके काम में ले सकते हैं। और अगर इसका सही रख रखाव रखे ना, तो इस सेल को लगभग 10 से 12 साल तक इसको लगातार हम काम में ले सकते हैं। और अगर देखो, अब सीसा संचायक सेल, सेल का मतलब एक एनोड और एक कैथोड होता है, एक सेल होता है। अब एक सेल से 2 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, और ऐसे क्या करेंगे, सीसा संचायक बैटरी होती है, बड़ी वाली बैटरी, उसके अंदर ऐसे सेल है ना, एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, ऐसे छड़े लगा देते हैं। और दो, एक एनोड एक कैथोड से एक सेल बनेगा, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। तो 6 सेलों को श्रेणी क्रम में, 5 सेलों को लगा देंगे श्रेणी क्रम में, 1 से 2 वोल्ट मिलती है, 5 से कितनी होगी, 10 वोल्ट लाइट मिल जाएगी। 6 लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 वोल्ट। तो यानी 5 से 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर सीसा संचायक बैटरी बनाते हैं, जिससे हमें 10 से 12 वोल्ट लाइट प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें ये थोड़ी सी इसकी गुण भी आप याद रखें। और इसकी एक अवगुण है, इसका एक दोष है, वो याद रखना। दोष क्या है, ये सेल जो है ना, सेल जब डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन हो, सेल से लाइट प्राप्त कर रहे हैं, तब लेड सल्फेट बनता है, ये लेड सल्फेट, और ये एनोड व कैथोड पर इकट्ठा होता चला जाता है। जब वापस इसको चार्ज करते हैं ना, चार्जिंग वाली रिएक्शन होती है, वापस लेड सल्फेट चार्ज होकर पीबी और PbO2 बनाता है,
जो पीबी एनोड पे चला गया, पीबीओ2 कैथोड चला जाता है। लेकिन इस आवेशित करें तो सेल को चार्जिंग करने के दौरान पूरा लेड सल्फेट है ना एनोड कैथोड पर है, पूरे का आवेशन नहीं हो पाता, पूरा चार्ज नहीं हो पाता, उसके कुछ पार्टिकल एनोड और कैथोड पर जमे रह जाते हैं, है ना, इसके ऊपर जमे रहेंगे, और जमे रह जाएंगे ना तो फिर एक बार थोड़ा जमा रह गया, दूसरी बार फिर जमा रह गया, तीसरी बार फिर जमा रह गया, ऐसे करके उस इलेक्ट्रोड पे क्या लेड सल्फेट की परत बन जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं सल्फेटीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सल्फेटीकरण कहते हैं। तो सल्फेटीकरण का कारण क्या है? इलेक्ट्रोड के धीरे धीरे क्या है, खराब हो जाते हैं। इसका क्या है कि अवगुण है, याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना 18वां क्वेश्चन, अगला है ना 18, कॉपर सल्फेट विलयन को, 18वां क्वेश्चन क्या है 18वां, कि कॉपर सल्फेट विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा को, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया है। यानी इस विलयन में कॉपर सल्फेट के अंदर 1.5 एम्पियर की धारा को है ना प्रवाहित करके और 10 मिनट तक विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन की गई, और कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान यानी कैथोड पर कितना कॉपर इकट्ठा होगा, और फैराडे कांस्टेंट का मान 96,500 दे रखा है, ये दे रखा है। अब इस, और याद रखो पेपर में इस टाइप के प्रश्न कई बार आते हैं, और अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए ना तब ध्यान रखना आपको फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम लिखना है इसमें। तो पहला नियम क्या है? जितनी अधिक लाइट पास करोगे उतनी अधिक यानी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी, और यही हमने इसमें लिखा है कि 10 मिनट तक पास कर कितना कॉपर इकट्ठा होगा कैथोड पर, वो हमें पता लगाना है। तो पहले नियम से। अब देखो इसको हल करने का तरीका कैसे वो देखें, और फर्स्ट नियम से देखो किस तरह से करोगे, इस तरह से। तो पहला नियम क्या है? प्रथम नियम, प्रथम नियम, पहला नियम, फर्स्ट लॉ। और प्रथम नियम जो है ना, इस प्रथम नियम की सहायता से देखो किस प्रकार से हम कॉपर की मात्रा निकालेंगे। पहला नियम क्या है? प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W बराबर क्या होता है? ZIT। हमारे पास फर्स्ट नियम ये है, और आपको पता है Z की वैल्यू जो होती है ना वो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 लिखते हैं, ये पीछे बताया भी था मैंने। इसका मतलब इस फॉर्मूले का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये E इंटू आई इंटू टी बटे 96,500। अब ये फॉर्मूला लगाना है, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए ना उनमें हमेशा आपको इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। ई यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालना, कैसे निकालने का तरीका बताएंगे अभी। आई है प्रवाहित धारा 1.5 एम्पियर लिखा है, टाइम टी कितना मिनट है? 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करके लिखना है, और 96,500 है, गुणा भाग करके आपको उत्तर निकालना, कितनी ग्राम मात्रा होगी वो आ जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या है, क्या दे रखा है? आई की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.5 एम्पियर ये दे रखी है, और टी की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 मिनट दे रखी है, और 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज करोगे तो 10 गुणा 60 यानी 600 सेकंड हो गया, 600 सेकंड, इस तरह से। और हमारे पास ई है ना, ये तुल्यांकी भार है किसका? कॉपर का। और कॉपर जो होता है ना इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें। अब CuSO4 है तो Cu+2 है यहाँ, और वैसे आपको याद भी रखना है कॉपर जो है ना तुल्यांकी भार निकालते हैं ना तो उसका परमाणु द्रव्यमान जिसका निकालते हो आप एटॉमिक मास, जिसका आपको तुल्यांकी भार निकालना उसका एटॉमिक मास बटे उसकी सेवनजकता यानी उसके ऊपर कितना चार्ज है वो लिखना है। अब देखो E निकालना है, E बराबर कॉपर का 63.5 होता है एटॉमिक मास, अपॉन सेवनजकता Cu+2 2 का भाग देना है, हमारे पास उत्तर आएगा 31.7 आएगा, इतना ही। तो E का मान 31.7 है ना। और अगर पूरा करना चाहें तो आप ऐसे लिख के E की जगह ये भी निकाल कर सकते हो। W बराबर E की वैल्यू कितनी है? 31.7, ये लिख लो, चाहे 63.5 बटे 2 लिख लो इसकी जगह, इंटू आई कितना है? 1.5 एम्पियर है, टी कितना है? 600 सेकंड है, बटे 96,500। अब इसको आप गुणा भाग करके और इसका उत्तर आप निकाल लेना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 31.7 इंटू 1.5
5 गुणा 6/965। तो आप क्या करोगे, 31.7 गुणा 1.5 करना है, फिर गुणा 6 करना है, करके 965 का भाग देना है, इसको डिवाइड कर देंगे, उत्तर आएगा जो भी आए वो उतना ग्राम आ जाएगा। इतना ग्राम में ऊपर क्या होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले से इस टाइप से प्रश्न करने हैं, और एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल है ना, इस चैप्टर में से बहुत बार आते हैं। अगर आ जाए ना, इतनी एम्पेयर की धारा इतने टाइम तक पास की, हो सकता है कॉपर की जगह और कुछ लिखा हुआ आ जाए, सिल्वर लिखा हुआ आ जाए, एजी। एजी का परमाणु द्रव्यमान 108 होता है, एजी पर संयोजकता 1 होती है, तो इसका जितना एटॉमिक मास है उतना उसका तुल्यांकी भार होता है, किलोन्यूटन वेट होता है, 108 ही उसका तुल्यांकी भार रहेगा। फिर वहां पर एक लिखा ना 31.7, वहां पर आप 108 लिख देंगे बस। तो अधिकतर है ना कॉपर का या एजी में से दो में से पूछते हैं, थोड़ी सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कर सकते हो ना। ये है इस टाइप से अगर न्यूमेरिकल आ जाए तब उसको आपको सोल्व करने आना चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न, अगला क्या है, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर डाइल्यूशन करोगे ना सॉल्यूशन का, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। तो आपको पता है, और हमें ये भी ध्यान है कि हमने पीछे भी लिखा है कि अगर तन्यता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, विशिष्ट चालकता घटती है, ये लिखना है। क्या लिखोगे, इस तरह से देखो, यूं क्या लिखना है, इस तरह से लिखेंगे हम, यूं। और क्या लिखोगे कि तनुता बढ़ाने पर, तनुता, थोड़ा लाइट में क्या हुआ है, इसमें क्या लिखना है कि तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में या एक घन सेमी विलियन में, क्योंकि विशिष्ट चालकता किसकी होती है, एक घन सेमी विलियन की चालकता होती है। तो तनुता बढ़ाने पर एक घन सेमी विलियन में आयनों की संख्या घट जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है, घट जाती है, जिससे जिससे विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। याद रखना ये, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तनुता बढ़ाएंगे ना तो मोलर चालकता बढ़ेगी, तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी, लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होगी, घटेगी। क्योंकि कारण क्या है, अब पूछ ले, विशिष्ट चालकता घटती है क्यों, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, क्यों आ जाए, तब ध्यान रखना है। क्या लिखना है कि एकांक या एक घन सेमी विलियन में आयनों की संख्या घट जाती है तनुता बढ़ाने पर, इससे आयन घटेंगे, चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो विशिष्ट चालकता घट जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है कि 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलियन की विशिष्ट चालकता दे रखी है, ये इतनी है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो। तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब देखो मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ आपको सांद्रता कंसंट्रेशन चेंज करनी है। अब देखो कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखें, यू देखो मोलर चालकता का फॉर्मूला ये है, मोलर चालकता लैम्डा m बराबर विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन C। ये मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, और ऐसे ही फॉर्मूला होता है तुल्यांकी चालकता के, लैम्डा भी कर देंगे सेम यही है। मोलर चालकता में यहाँ मोल प्रति लीटर, और तुल्यांकी चालकता में यहाँ तुल्यांक पर लीटर हो जाएगा, बस जो सांद्रता अलग है, बस बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब हमें मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनटू, अब देखो यहाँ विशिष्ट चालकता कितनी दे रखी है, 0.0248, क्या है
0.0248, तो 0.0248 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी है मोल में, कितनी है m, 0.20 m है, तो सांद्रता कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 m। इस तरह से अब इसको गुणा भाग करके निकाल लो, है ना, इनको गुणा कर दो, गुणा करके और इसमें इसको गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा, है ना, इसको गुणा करेंगे 24 और इसको 0.20, फिर 0.20 है ना, तो इसको मैं 240 ये कर दूं 2400, इसको कर दूं 20, कट गया कितना 120 आ गया इसमें लगभग। देख लेना आप, गुणा भागा ज्यादा करना आता है आपको, करके देख लेना। तो 120, तो उत्तर क्या आ गया, ऐसे 120 मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में एक है ना ये ओम इनवर्स, इस तरह से। तो ये मोलर चालकता, मोलर कैरेक्टरिस्टिक की क्या, ये इकाई है ये वाली, याद रखनी, पीछे बताई थी मैंने, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो ना ये। और ये तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला भी ऐसे ही, सांद्रता अलग चेंज कर देंगे वहां पर, या मोलरिटी आई है वहां पर नॉर्मलिटी आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी, बस इतना अंतर है। अगला देखो, अगले में और 21वां प्रश्न जो है ना, ये कोलराउस के नियम पर आधारित है। क्या लिखा है कि सोडियम एसीटेट प्लस HCl व NaCl, ये तीन चीजें हैं ये, कि 297 केल्विन पर अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान इन तीनों को दे रखे हैं। सोडियम एसीटेट का 91, HCl का 225.4 और NaCl का 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और आगे मोल इनवर्स आना चाहिए, थोड़ा गलत लिख दिया, मोल इनवर्स हो तो एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात कीजिए। अब याद रखो, अगर ये तीन दे रखे हों और एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर चालकता निकालनी है तो इन तीन की सहायता से निकालते हैं। और ये कोलराउस नियम का क्या है कि एप्लीकेशन अनुप्रयोग है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से निकाल सकते हैं, कोलराउस का नियम लगा के। अब नियम लगा के इसके लिए लिखेंगे फॉर्मूला, लिख के फॉर्मूला, और ये आ जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड का। देखो कैसे आ जाएगा वो देखना है, तो क्या करना है, अगर ये याद रखें तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसी पे प्रश्न आते हैं, एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर चालकता, अनंत अनुता पर चालकता, या ऐसे कर दें अनंत अनुता पर एसीटेट आयन की चालकता, है ना, प्लस अनंत अनुता पर H प्लस की चालकता, दोनों का योग है वो किसकी, एसिटिक एसिड की चालकता। कोलराउस का नियम तो है ये। और ये बराबर, अगर आपने सोडियम एसीटेट लिया है, HCl लिया है, NaCl लिया है, उस अवस्था में फिर आपको इन तीनों का यूज करके इसका निकालना है, और उन तीनों का यूज करोगे ना तब ध्यान रखना फॉर्मूला हमारे पास ही आएगा, अनंत अनुता पर सोडियम एसीटेट CH3COONA की चालकता प्लस अनंत अनुता पर HCl की चालकता, और इन दोनों की चालकता में से अनंत अनुता पर NaCl की चालकता को घटा देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा जब इन इसका निकालेंगे, तब इनका यूज करके ये हमारे लास्ट में फॉर्मूला आएगा, पूरा डेरिवेशन है इसका, पूरा करने की आवश्यकता नहीं, आप ये फॉर्मूला याद कर लो बस। अब आपके पास ये तीनों दे रखी है वैल्यू, तीनों के मान रख के एक का घटा दो, दो की जोड़ दो, एसिटिक एसिड क्या आ जाएगी। अब देखो क्या है, किसका कितना है, एसीटेट का कितना है 91, कितना है 91, प्लस HCl का मान कितना है 425 है ना, 425.4, तो 425.4 माइनस NaCl का कितना है 126.4, 126.4। अब ये जोड़ दो इन दोनों को, तो 96 और ये 20, ये 516.4, ये हो गया ना, माइनस 126.4, तो ये कट जाएंगे ऊपर वाले, तो इसको काट दो, 4 से 4 कट गए ना, 26, 490 हो गया क्या, ये 490, ये हो गया ना 490, 26, 416, हाँ 490, कितना आ गया ये, किसकी, एसिड एसिड की मोलर चालकता इतना आ गया, ये ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया किसका, मोलर चालकता का मान किसका,
एसिटिक एसिड की आ गई ये। तो अगर एसिटिक एसिड का पूछ लेना तब याद रखो आपको डेफिनेटली 100% आपको ये 3 मिलेंगे। याद रखो सोडियम एसिटेट HCl वाले जोड़ने NaCl को घटाना है। अगर ये भूल जाओ नहीं, इतना याद रखो NaCl वाले मान को घटाना है, बाकी मान जोड़ने हैं बस। 2 जोड़ के NaCl घटा दो, उत्तर निकालना है। ये क्या आ जाएगी? एसिटिक एसिड की चालकता आ गई। इसके बाद देखो अपना अगला 22वां क्वेश्चन, सेल अभिक्रिया क्या है? सेल अभिक्रिया ये दे रखी है, के लिए सेल आरेख लिखिए। अब सेल डायग्राम लिखो पहले तो इसका, वो लिखना है। फिर कैथोड एनोड कौन से वो बताने, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा बतानी है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है, विद्युत धारा की दिशा बतानी है, 4 बातें बतानी है। सेल आरेख से संबंधित प्रश्न है। जिंक से Ag Zn+2 Ag ये है। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए ना, कैसे करना आपको, इस तरह से देखो। यूं हमारे पास ये दे रखा है सेल अभिक्रिया, ये एक 2Ag प्लस, इससे क्या बन रहा है Zn+2 और 2Ag, ये हमारे पास सेल अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब इसमें पहले तो हमें एनोड व कैथोड की रिएक्शन लिखें। क्या लिखें? पहले हम इसमें एनोड व कैथोड की अभिक्रिया लिख के देखें, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एनोड और कैथोड की अभिक्रिया। अब देखो Zn से क्या बन रहा है Zn+2, इसका मतलब एनोड वाला पार्ट जिंक है, तो Zn से क्या बन रहा है Zn+2, और हमेशा एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड है, कैथोड वाला Ag सिल्वर कैथोड के रूप में काम कर रहा है, Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बना देगा 2Ag बन गया, इस तरह से। फिर दोनों को जोड़ दो, पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी, ये ऊपर वाली है ना। तो यूं लिख दे Zn 2Ag प्लस, और इससे Zn+2 और 2Ag, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 यहां पर क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, हम तो कैंसिल कर दिए। ये नेट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया है ये आ गई। अब लिखा ना एनोड की रिएक्शन लिखो, ये लिख देंगे। कैथोड की अभिक्रिया लिखो, ये लिख देंगे। इस सेल के लिए पूर्ण सेल अभिक्रिया नेट सेल रिएक्शन लिखो, ये नेट सेल रिएक्शन लिख रखी है, ये लिख दिया। अब इसके लिए सेल डायग्राम लिखो। अब जिंक एनोड के रूप में काम कर रहा है, Ag कैथोड के रूप में काम कर रहा है, तब क्या करेंगे सेल डायग्राम लिखते हैं ना, सेल आरेख, सेल डायग्राम। तब बाईं तरफ क्या लिखते हैं एनोड को, बाईं तरफ यानी इस साइड में एनोड, इस साइड में कैथोड, तो ये बाईं तरफ एनोड, और एनोड में हमेशा पहले धातु उसके बाद धातु आयन, तो बीच में एक खड़ी रेखा आई इस तरह से। फिर कैथोड में पहले धातु आयन उसके बाद धातु उल्टा है कैथोड में, यू। और इन दोनों कैथोड और एनोड को अलग अलग करने के लिए बीच में 2 खड़ी लाइन खींचते हैं, जो सेल में लवण सेतु या साल्ट ब्रिज को दर्शाती है, इसे लिख देंगे। और याद रखो संख्या 2-2, सेल डायग्राम में आगे संख्याएं नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखना। ये सेल डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये सेल डायग्राम, सेल आरेख हो गया। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो हमेशा क्या होता है एनोड से कैथोड की तरफ होता है, याद रखना। कोई भी हो चाहे, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ चलेंगे। अब एनोड यहाँ पर क्या है जिंक, कैथोड क्या है Ag, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगी जिंक इलेक्ट्रोड से Ag इलेक्ट्रोड की तरफ होगी, ये लिख दिया हमने। और विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा, और याद रखो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, तो यानी क्या होगा कैथोड से एनोड उल्टा होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। इसका मतलब कैथोड क्या है Ag से किधर Zn की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Ag से जिंक की तरफ, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत, तो Ag से जिंक की तरफ होता है। ये हमारा प्रश्न हो गया। कोई भी लिखा हुआ देना, सेल आरेख लिखो, लिख दो, सेल अभिक्रिया लिखो, सेल आरेख अगर दे दे ये लिख दे, ये सेल आरेख है। अब इसमें एनोड पहचानिए तो जिंक एनोड है, कैथोड पहचानिए Ag कैथोड है, एनोड की रिएक्शन लिखिए Zn से Zn+2 बन रहा है, लिख दी एनोड की अभिक्रिया।
कैथोड की रिएक्शन लिखो, Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो Ag प्लस से Ag बन रहा है, दोनों को जोड़ दो, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिख दी। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड लिख दो, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ लिख दो, पूर्ण से अभिक्रिया लिख दो। इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ जाए, सेल डायग्राम से आप सेल के बारे में पूरी डिटेल बता सकते हो, आप सेल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, कैथोड व एनोड आ गया, इलेक्ट्रॉन की गतिज दिशा आ गई, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिख दी हमने, एनोड कैथोड विद्युत धारा की दिशा बता दी हमने, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 23वां, क्या लिखा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में 4 एम्पियर की धारा 35 मिनट तक प्रवाहित करने पर 10.05 ग्राम Ag निक्षेपित होता है। तो सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, क्या होगा, सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात करना है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी सिल्वर का आपको तुल्यांक की बार ई या कहते हैं जेड का मान निकालने से, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड का मान। अब पहला नियम वही है, क्या लिखना है, पहले नियम के अनुसार क्या लिखना है, W बराबर ZIT, जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक W बट्टे क्या आ जाएगा IT। अब W का मान दे रखा है, बताओ कितना है, W का मान कितना 10.05, 10.05 बटे कितनी एम्पीयर की धारा है, 4 एम्पीयर की धारा 35 मिनट तक, 4 एम्पीयर 35 मिनट यानी 35 गुणा 60, तो जेड का मान यहां निकाल लेना, गुणा भाकर कितना आ जाएगा, इतना ग्राम एम्पियर पर सेकेंड, इस तरह से ग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड, या ग्राम कुलाम, एम्पियर इनटू टाइम क्या होता है, कुलाम आवेश होता है, या ग्राम कुलाम बोल सकते हो, इतना इतना ग्राम तुल्यांक, उत्तर निकाल लेना यहाँ गुणा भाकर की इसका। ये हमारे पास जेड का मान ये पूछा आपसे। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का, और लास्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की। अब देखो पहला है 1 मोल Al+3 को Al में चेंज करना है। अब Al+3 को Al में चेंज करना है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 3। अब ये 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके जस्ट 3 गुणा 3 मोल, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मोल। और 1 मोल क्या होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है, इसका मतलब कितने की, 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, 3 फैराडे। इसके अंदर देखो 1 मोल Cu+2 से क्या बन रहा है, Cu, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2। 1 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो कितना आवेश होगा, 10 दुगुना 2, तो 2 मोल यानी 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ेगी। इसको देखो पहले आप चेक कर लो, MnO4 माइनस से Mn+2 बन रहा है। अब यहाँ मैंगनीज पे चार्ज निकाल लो, कैसे निकालोगे, मैंगनीज को x मान लिया मैंने, x प्लस O पे -2 तो -8, ऊपर वाला चार्ज आ गया -1, ऊपर वाला आगे बराबर आ जाएगा, उधर जाएंगे +8 -1 +7, इसका मतलब मैंगनीज पे चार्ज क्या है, +7 से, और ये प्लस है 2 में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 5 ले रहा है ना, 5 लेगा तब 2 बचेगा, 5 कम हो जाएगा 2 बचेगा, इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, यानी 5 फैराडे आवेश की आवश्यकता, 5F आ जाएगा उत्तर इसका, क्या आ जाएगा 5F आ जाएगा। इस तरह से करनी है। तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले, इसमें ये 3 वीडियो बनी है अपनी, 2-3 वीडियो है ना, और ये आपको ढंग से देखने हैं, 2-3 घंटे क्लासे हैं, 3 घंटे की, और इस 3 घंटे में अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना पूरा ये, तो आपके फिर इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो इसमें एक छोटा सा प्रश्न और देखना आप, एक इसमें छोटा सा प्रश्न और देखना, अगर ये आ जाए ना कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, क्या आ जाए, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में अंतर लिखो, ये आ जाए, अंतर आपको 2-3 आने चाहिए, प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल आ जाए ना, तब आप याद रखो निप्पो वाला सेल, और सेकेंडरी सेल आ जाए द्वितीयक सेल, तो याद रखो सीसा संचायक बैटरी, यानी घरों में काम लेते बैटरी इन्वर्टर वाली। अब उसको आप देख सकते हो, देखो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कौन सा सेल किस ऊर्जा को किस में चेंज करता है, पहला प्राथमिक में क्या लिखोगे,
ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या लिखोगे, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में व विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दोनों काम करते हैं, द्वितीयक प्राथमिक एक काम करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राथमिक में ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब रिएक्शन जो होती है ना एक दिशा में चलती है। सेल केमिकल पूरे खत्म होते हैं, सेल भी डेड हो जाएगा, फेंक देंगे उसको। तो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होती है, एक दिशा में चलती है। और उत्क्रमणीय में क्या लिखोगे, पहले रासायनिक को विद्युत में, फिर उसको चार्ज करते हैं, विद्युत को वापस रासायनिक में चेंज करते हैं। इसका मतलब रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलेगी, तो ये रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय होती है। तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक में ये उत्क्रमणीय सेल होते हैं, रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है ना। फिर क्या प्राथमिक में क्या लिखेंगे, इसकी क्षमता क्या होती है, कम, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, कम, जैसे 1.5 वोल्ट था। लेकिन द्वितीयक में क्या था, 2 वोल्ट का था सेल, और ऐसे सेल लगातार क्रम में जोड़कर हम 10 से 12 वोल्ट लाइट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब द्वितीय सेल की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। प्राथमिक क्षमता कम, द्वितीय क्या होती है, ज्यादा क्षमता होती है। ये प्राथमिक को एक ही बार काम में ले सकते हैं, द्वितीय को चार्ज करके हम बार बार काम में ले सकते हैं। इस तरह से आपको है ना 3-4 पॉइंट आपको आने चाहिए प्राथमिक और द्वितीय सेल के बारे में। फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, प्राथमिक सेल में कौन से लिखेंगे, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, लेक्लासी सेल है, वोल्टेज सेल है, सारी प्राथमिक है। द्वितीय क्या लिखोगे, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक बैटरी, निकल कैडमियम सेल, किसके एग्जाम्पल है ये, द्वितीयक सेल के। और एक अलग है, एक ईंधन सेल, वो अलग टाइप है, ठीक है ना। ये थोड़े से आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये प्राथमिक व द्वितीयक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर, थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो अपना ये आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट जो है ना, ये अपना सेकंड चैप्टर पूरा हो गया, इसके वीडियो पूरी हो गई। तो अब इसको वीडियो को आप ढंग से देखें, आगे बच्चों तक पहुंचाएं, और इनको इतने चीजों को याद कर लो, इससे बार एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आने की संभावना नहीं है। कल अपने इसमें करेंगे आगे चैप्टर नंबर 3, अगला थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।